हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 14 फरवरी का। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, फॉकलैंड आइलैंड के बारे में। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्या मुद्दा है, क्या डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। चाइना और यूके के बिटवीन जो यहाँ पे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि यूके ने ऑफिशियली वॉर्न किया है डायरेक्टली चाइना को कि ब्रिटिश फैमिली से दूर रहे, ठीक है। ब्रिटिश फैमिली यानी कि जो फॉकलैंड आइलैंड की यहाँ पे बात हो रही है। चाइना ने रिसेंटली क्या किया है कि चाइना में अभी रिसेंटली क्या हुए, विंटर ओलंपिक्स देखने को मिले। उस विंटर ओलंपिक्स में कई सारी कंट्रीज ने बाइकआउट भी किया, जैसे हमारी कंट्री के द्वारा। बट कई सारी कंट्री के लीडर्स जो है वहाँ पर प्रेजेंट थे चाइना की सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि पाकिस्तान, रशिया एंड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आज के टाइम में अगर देखें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं अर्जेंटीना में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मैप में, ठीक है। तो अर्जेंटीना में आज के टाइम में एक ऐसा देश है जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ रिसेंटली ही अर्जेंटीना ने डील की है, जिसके अंडर इनका 44.5 बिलियन डॉलर का जो है, ठीक है, डेप्ट है। इसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा बेसिकली अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। इससे काफ़ी नहीं होगा कि अर्जेंटीना को यहाँ से लोन मिलेगा और सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो इस वजह से अर्जेंटीना कहाँ पे पहुंच गया है, चाइना की गोद में चला गया है। अब भाई चाइना के पास चला तो गया है, ठीक है। आपको पता है कि चाइना ऐसे तो हेल्प करता है नहीं, कोई ना कोई तो मोटिव उसका ज़रूर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया। स्पेशली क्या बोला गया अर्जेंटीना के द्वारा कि सिल्क रोड जो है, ठीक है, जो चाइना का सिल्क रोड है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका पार्ट जो है वो बना लिया जाए अर्जेंटीना को। और चाइना की सिल्क रोड के अंडर बहुत सारे लोन जो है वो चाहता है अर्जेंटीना। और चाइना के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो चाइना ने यहाँ पर देखा एक जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को। चाइना ने बोला कि अर्जेंटीना तो एक छोटा देश तो नहीं है साउथ अमेरिका का, ठीक है। यहाँ ये तो बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन पाई जाती है, 4 करोड़ 50 लाख के आसपास यहाँ पे पॉपुलेशन पाई जाती है। तो बिल्कुल जो है इनको करेंसी में, लोन में यहाँ पे चाइना क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा अर्जेंटीना को। लेकिन इसके बदले में एक कंडीशन रखी गई चाइना की तरफ से कि अर्जेंटीना को ताइवान का जो इशू है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है अर्जेंटीना को सपोर्ट करना पड़ेगा चाइना का, ठीक है। और इसके बदले में चाइना जो है जियोपॉलिटिकल जो फॉकलैंड आइलैंड का इशू है अर्जेंटीना और यूके के बिटवीन, वहाँ पे चाइना के द्वारा पूरा सपोर्ट दिया जाएगा अर्जेंटीना को। इससे चाइना को एक एडवांटेज मिलता है। जिस तरीके से यूके बार बार चाइना के ऊपर क्या लगाता है, आरोप लगाता है साउथ चाइना सी को लेके, उइघुर मुस्लिम कम्युनिटी को लेके जो जिंगजियान वाले रीजन में पाई जाती है, उस इशू के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो यूके है यहाँ पे टिप्पणी करता है, ठीक है। तो तिब्बत पे जो अत्याचार हो रहे हैं इसके ऊपर भी जो इशू काफ़ी देखने को मिलता है, तो यूके जो है चाइना पे ये कमेंट करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिल रही है इशू को लेकर, तो उसका एक प्रॉपर काउंटर कर पाएगा चाइना यूके को, ओके। अब डिस्प्यूट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फॉकलैंड जो आइलैंड है, ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका है, तो इस पॉइंट पे आपको फॉकलैंड आइलैंड्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि फॉकलैंड आइलैंड में एडमिनिस्ट्रेशन है जो आज के टाइम में, तो वो कौन संभालता है, तो वो संभालता है यूके। ये एरिया यूके की एक ओवरसी टेरिटरी है। एक टाइम पे ये आइलैंड जो थे, ठीक है, अर्जेंटीना के कंट्रोल में थे, ठीक है, अर्जेंटीना को बिलोंग करते थे। पर अर्जेंटीना की जो नेशनल पॉलिसी है आज के टाइम में, कभी ना कभी फॉकलैंड आइलैंड जो थे, ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड को यूके से क्या करना है, वापस लेना है। तो ये अर्जेंटीना की एक नेशनल पॉलिसी जो है वो लेके चलते हैं। 17 और 16 सेंचुरी की मैं बात करूँ तो 1760 सेंचुरी में ये आइलैंड्स जो थे वो अर्जेंटीना का ही पार्ट थे, ठीक है। तो बाद में यूके ने ये आइलैंड जो है वो कैप्चर कर लिए। इसके बाद अर्जेंटीना ने 1982 में यहाँ पे एक हमला किया, ठीक है।
इस आइलैंड पे हमला किया और कोशिश की कि ये आइलैंड जो है ये हमारे पास वापस आ जाए। इस ऑपरेशन, ठीक है, इसके चलते एक ऑपरेशन चलाया गया जिस ऑपरेशन का नाम था रोज़ैरियो, ठीक है। तो रोज़ैरियो जो है ये ऑपरेशन आपको याद रखना है, डायरेक्ट प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ये मुद्दा है। तो इस ऑपरेशन के अंडर इन्होंने अपनी मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स के अंडर फुल फ्लैज अटैक किए फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर और 2 मंथ्स के लिए इसको कैप्चर करके रखा। बट यूके जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल कंट्री भी है, ठीक है। तो यूके के द्वारा चुप नहीं रहा गया, तो उसने यूके ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वहाँ पे डिप्लॉय किया और कुछ ही हफ्तों में इस आइलैंड को अर्जेंटीना से फिर से छीन लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो पूरा कंट्रोल जो है आज के टाइम में किसके अंडर है, यहाँ पे यूके के अंडर है, ठीक है। अब हम कुछ थ्योरी पार्ट भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आई होप, ठीक है। तो डिटेल में मैंने यहाँ पे डिस्कस की है चीज़ें। तो फिर भी अगर कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉकलैंड आइलैंड के बारे में डायरेक्टली आपको बता दी कि 30 माइल्स नॉर्थ ईस्ट साउथ ऑफ टिप ऑफ साउथ अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलता है स्ट्रेट ऑफ मैलेगन, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैलेगन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट आप लोगों ने याद रखना है। इंडिया के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे आपको ये आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि 2 जो मेन आइलैंड्स हैं, ठीक है, एक ईस्ट फॉकलैंड है, एक वेस्ट फॉकलैंड है। अबाउट 200 स्मॉलर आइलैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। गवर्नमेंट जो है फॉकलैंड आइलैंड की यहाँ पे जो एडमिनिस्टर की जाती है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। क्योंकि ये ब्रिटिशर की ओवरसी टेरिटरी है साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड इंक्लूडिंग सैग एंड क्लैट रॉक्स, ठीक है। हिस्ट्री की अगर बात करें फॉकलैंड आइलैंड्स की तो 1765 में जो है ब्रिटिशर्स इनकी तरफ फर्स्ट सेटलमेंट किया गया वेस्ट फॉकलैंड के ऊपर, ठीक है। फिर 1770 में बाय स्पेनिश के द्वारा यहाँ पे सेटलमेंट किया गया। उसके बाद जो फ्रेंच सेटलमेंट हुआ हुआ 1767 में, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जो सेटलमेंट्स देखने को मिले यूके के, स्पेनिश के, फ्रेंच के, ठीक है। तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे देखने को मिले। तो ब्रिटिश जो आउटपोस्ट निकल के आया स्पेशली वेस्ट फॉकलैंड में, तो रिस्टोर हुआ ये 1771 में और ब्रिटिशर्स के द्वारा विड्रॉ भी किया गया 1774 में, ठीक है। तो बाद में जो है क्लेम किया गया इसके द्वारा। स्पेन जो है इनके द्वारा मेंटेन किया गया सेटलमेंट ईस्ट फॉकलैंड में कब, 1811 में। 1820 में अर्जेंटीना गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर की गई इंडिपेंडेंसी, ठीक है, स्पेन से, ठीक है। 1816 में तो प्रोक्लेम की गई सॉवरेनिटी फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर। 1831 में यूएस वॉरशिप वहां पे डिस्ट्रॉय हुए। अर्जेंटीना सेटलमेंट जो है, ठीक है, वो सब खत्म हो गया। ईस्ट फॉकलैंड जो है अरेस्ट किया गया यूएस शिप्स को वहाँ पे और हंटिंग की गई, सील्स किया गया ये सारी चीज़ों को। 1833 में ब्रिटिश फोर्स जो है उनके द्वारा एक्सपेल्ड किया गया फ्यू रिमेनिंग अर्जेंटाइनीज जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, ऑफिशियल्स फ्रॉम द आइलैंड विदाउट द फायरिंग शॉट, ओके। 1841 में ब्रिटिश सिविलियंस जो थे, ठीक है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, उनको अपॉइंट किया गया फॉकलैंड, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश सिविलियन जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया इस पोस्ट में फॉकलैंड में, ठीक है। 1885 में ब्रिटिश कम्युनिटी जो थी सम 1800 पीपल जो थे यहाँ पे जो है सेल्फ सपोर्टिंग थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया इनके द्वारा और यहाँ पे जो है एज ए सिटीजन्स यहाँ पे रहने लगे। अर्जेंटीना रेगुलरली प्रोटेस्ट करता रहता है क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर पूरा ऑक्यूपेशन जो है ब्रिटिशर्स का है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो हुआ था 1939 से 45 के बाद, ठीक है, तो इशू जो है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। आज तक भी ये इशू चलता आ रहा है फॉकलैंड आइलैंड्स को लेके क्योंकि शिफ्ट किया गया यूएन में, ठीक है। 1864 में ये आइलैंड्स का जो स्टेटस है काफ़ी डिबेट का इशू बना यूएन कमेटी में। 1965 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अप्रूव किया गया रेजोल्यूशन कि इनवाइट करेंगे ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना को और इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करेंगे, नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे शांतिपूर्वक। बट कोई भी सोल्यूशन यहाँ पे नहीं निकल पाया, ठीक है। उसके अलावा 1982 में अप्रैल में, ठीक है, अर्जेंटीनाज मिलिट्री जो गवर्नमेंट थी इनके द्वारा इन्वेड किया गया, हमला किया गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, जो आपको स्टोरी सुनाई सारी, ठीक है। तो फॉकलैंड आइलैंड वॉर यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। 10 वीक्स तक सरेंडर किया गया अर्जेंटीना फोर्सेस के द्वारा, ब्रिटिशर्स के आगे घुटने टेक दिए गए, ठीक है। तो फोर्सफुली ब्रिटिश ट्रूप्स ने क्या किया गया, रीऑक्युपाई कर लिया इस आइलैंड्स को, ठीक है। तो 21st सेंचुरी में ब्रिटेन के द्वारा कंटिन्यू किया गया, ठीक है,
सम 2000 ट्रूप्स जो थे आइलैंड के ऊपर, यहाँ पे इनके द्वारा कब्जा कर लिया गया। जनवरी 2009 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे इफेक्ट में आया। फॉकलैंड लोकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट निकल के आई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो बेसिस जो है डिफरेंट क्लेम्स किए जाते हैं अर्जेंटीना के द्वारा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ टोडालिसिस देखने को मिली 1494 में, ठीक है। तो ये भी इससे रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ब्रिटेन के द्वारा भी क्लेम किया जाता है, तो उनके द्वारा इफेक्टिव पोजेशन, ऑक्यूपेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये सारी चीज़ें लाई गई 1833 में भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश का जो कंट्रोल देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम मुद्दा है, जिसके बारे में अभी चाइना जो है सपोर्ट करने की बात कर रहा है अर्जेंटीना के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है चाइना और रशिया के रिलेशन के बारे में। चाइना और रशिया के रिलेशन जो है वो काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि चाइना और रशिया जो है, ठीक है, अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट देखने को मिली इनके रिलेशनशिप के बारे में। स्पेशली सुपीरियर रहे ये पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस जो है, स्पेशली आज के टाइम में कोल्ड वॉर एरा में, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो यहाँ पे देखने को मिली, रशिया जो है स्टैंड ऑफ है, यानी कि रशिया जो है अभी यूके का जो मुद्दा देखने को मिला, क्योंकि यूके क्या बनना चाहता है, यूक्रेन क्या बनना चाहता है आज के टाइम में, नेटो का मेंबर बनना चाहता है। इसलिए जो है रशिया को काफ़ी ज़्यादा चिंता यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि यूक्रेन का पार्ट जो है क्रीमिया वाला, जो ऑलरेडी रशिया के द्वारा द्वारा जो हड़प लिया गया था, ठीक है। तो अभी यूक्रेन क्या चाह रहा है कि ये नेटो का मेंबर बने, ताकि हमें आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले, ठीक है। हिस्टोरियन डायनामिक्स अगर हम देखें चाइना और रशिया के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे यूएसए जो है, ठीक है, यूएस जो है ये रिजेक्ट करता है इनके रिलेशन, स्पेशली रशिया एंड चाइना के, क्योंकि यूएसए जो है, यूएसए के दुश्मन है दोनों, चाइना और रशिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टिप्पणी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ वर्ल्ड व्यू की बात करें, स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो हैं जियोग्राफिकल रीजन को लेके, ठीक है, जो दोनों बैटल्स देखने को मिलती है यूएसए, रशिया और चाइना के बिटवीन, ओके। तो रिलेशन जो है बिटवीन चाइना एंड फॉर्मली सोवियत यूनियन, ठीक है, जिसको आज के टाइम में हम रशिया बोलते हैं, मिसट्रस्ट देखने को मिला, स्पेशली कोल्ड वॉर डिकेड में। 1980 1989 में कुछ चेंज निकल के आया। मिखेल गॉर्बैचेव ये फर्स्ट सोवियत लीडर बने जिनके द्वारा विजिट किया गया था चाइना में सिंस निकित, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना और रशिया के रिलेशन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और ये हमारी कंट्री रही, ठीक है। यहाँ पे भी आप कार्टून देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रशिया है, ठीक है, जो मुद्दों को लेके यहाँ पे टेंशन में है, यूक्रेन के इशू को लेके। और यहाँ पे जो है चाइना जो है पैसे दिखा रहा है कि इसको भी हम कंट्रोल में ले सके, ठीक है। तो ये चाइना की जो वो है टिप्पणी जो है ये देखने को मिलती है, उनकी सोच जो है चाइना की, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें कि रशिया एंड चाइना जो है इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस जो है इंटरनल अफेयर्स में, ठीक है। कि रशिया और चाइना जो है ये इनके द्वारा ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया कि जो हमारी सॉवरेनिटी है, हमारी कंट्री के इंटरनल मैटर्स है, उसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ताकि जो बायलेटरल रिलेशंस है वो ख़राब ना हों। सोवियत यूनियन के द्वारा जो सोवियत यूनियन जब ब्रोकअप हुआ, ठीक है, जो आज के टाइम में बहुत सारी कंट्रीज जो है उस टाइम डिवाइड हुई, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, न्यू कंट्रीज निकल के आई फिर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमिलेटेड हुआ, डिसअपॉइंटेड काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हुआ, फिर रशिया के द्वारा सीधा के सीधे चाइना की गोद में वो चला गया, ठीक है। 2001 में टू कंट्रीज जो है इनके द्वारा साइन की गई ट्रीटी, जिसका नाम था गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कॉर्पोरेशन। ये एक ट्रीटी साइन की गई, ठीक है, कंट्रीज और दोनों कंट्रीज के बिटवीन, रशिया और चाइना के बिटवीन ये साइन हुई, और एक्सपैंड हुए इनके इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज, इंक्लूडिंग इसमें सेल्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट की भी बात हुई। एनर्जी जो है, एनर्जी सेक्टर में भी यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स है वो साइन हुए रशिया एंड चाइना के बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ताइवान इशू को लेके है, रशिया जो है चाइना के साथ हमेशा खड़ा रहता है। जून 2021 में टू कंट्रीज के द्वारा एक ट्रीटी को भी एक्सटेंड किया गया। वर्चुअली मीटिंग यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बिटवीन देखने को मिली। रशियन चाइनीज कोऑर्डिनेशन प्लेज
जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की गई वर्ल्ड अफेयर्स को लेके। और साथ ही साथ करंट डेवलपमेंट की अगर बात करें चाइना और रशिया के रिलेशन के बारे में, रशिया जो है 2004 में एनेक्सेशन किया गया, यानी कि यूक्रेन का जो पार्ट था क्रीमिया वाला, उसको हड़प लिया गया रशिया के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेड वाला जो इशू रहता है ना, चाइना का ट्रेड जो है वो ब्लैक सी वहाँ पे देखने को मिलता है, वहाँ पे पूरा डिपेंडेंसी है इसकी रशिया की, ठीक है, क्योंकि बाकी जो एरिया रहता है वो बर्फ से हमेशा ढका रहता है, जिसके कारण ट्रेड करने में रशिया को दिक्कत आती है। इसलिए यूक्रेन का जो पार्ट था क्रीमिया वाला, वो रशिया के द्वारा हड़प लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी नाटो जो है, ठीक है, यूएसए जो है ये भी नाटो का मेंबर है, तो हमेशा जो है रशिया इससे डरता रहता है कि क्योंकि अभी यूक्रेन जो है ये पार्ट बनने जा रहा है नाटो का। ओके, तो यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, तो टर्निंग पॉइंट था ये, ठीक है, क्योंकि रशिया जो है टाइज देखने को मिली रशिया की चाइना के साथ, इनके रिलेशनशिप जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हुए इकोनॉमिक सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में। यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इम्पोज किए गए सैंक्शन किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, ठीक है। तो फ्लेक्सिबली टर्न हुआ चाइना की ओर, ठीक है। रशिया जो है रशिया जो है इन्वेस्टमेंट, रशिया ने अपनी कंट्री के जो दरवाजे खोल दिए चाइना के इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है। तो यूएसडी $400 बिलियन की डील हुई फॉर गैसप्रोम, रशियन स्टेट मोनोपोली गैस एक्सपोर्टर्स के लिए सप्लाई किया गया 38 बिलियन क्यूबिक मीटर एनुअली चाइना को 30 ईयर्स के लिए 2025 तक। जनवरी 2022 की बात करें तो टू कंट्रीज के द्वारा एक डील साइन की गई पाइपलाइन के लिए, पावर ऑफ साइबेरिया 2, ठीक है, जिसको बोला गया। तो ये गैस पाइपलाइन एनुअली सप्लाई करती है ये, ठीक है, 10 BCM गैस, ठीक है, 30 ईयर्स के लिए यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया। अगर बात करिए 2016 में, ठीक है, 2016 से अब तक अगर देखें तो ट्रेड जो दोनों कंट्रीज के बिटवीन देखने को मिला 50 बिलियन USD टू 147 बिलियन USD हुआ, यानी कि इनका ट्रेड जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा बड़ा, ठीक है, घटा नहीं। चाइना जो है आज के टाइम में रशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया में भी ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। टू कंट्रीज जो है ये दोनों आपस में मिलके एग्री हुई, स्पेशली जो लिंक करना है इनके द्वारा रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। तो चाइनीज का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको भी साथ लेके चलने की बात की गई, ठीक है, जो 2015 में लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ यूक्रेन जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे मिलके यहाँ पे सोल्यूशन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि रशिया चाहता है कि चाइना मेरे साथ खड़ा रहे, स्पेशली यूक्रेन वाले इशू को लेके, ठीक है। वन चाइना प्रिंसिपल जो है, वन चाइना पॉलिसी जो है, ये भी जो है इसके द्वारा चाइना के द्वारा ये रशिया के साथ मिलके आगे बढ़ाने की बात की गई, ठीक है, स्पेशली जो ताइवान वाला जो मुद्दा है उसके इंडिपेंडेंस को लेके, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है अपोज करने का, स्पेशली जो एशिया पैसिफिक रीजन है, नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी देखने को मिला, यूएसए इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है। रशिया एंड चाइना के इंटरेस्ट की बात करें, वो दोनों का इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर बात करें चाइना और रशिया जो है कॉम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक है, फॉर्मल सिक्योरिटी अलायंस अगेंस्ट वेस्ट, ठीक है, और आइडियोलॉजिकल पार्टनरशिप। 2000 मार्च 2014 में जो यूनाइटेड नेशन काउंसिल जो रेजोल्यूशन हुआ, ठीक है, और उसमें रेफरेंडम हुआ क्रीमिया को लेके, तो रशिया के द्वारा यहाँ पे जो है चाइना के द्वारा अब्सटेन किया गया, ठीक है, रिसेंट जो हुमाई नॉट रिकॉग्नाइज क्रीमिया असेशन टू रशिया, तो ऐसा चाइना के द्वारा बोला गया। चाइना का जो मेन सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो किसको लेके है, एशिया को लेके है। रशिया का जो एरिया है यूरोप उसको लेके है, एंड रशिया की जो डिमांड है नेगोशिएट करने की वेस्ट कंट्री के साथ, ठीक है, तो स्पेशली रशिया जो है रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करता है यूरोपियन सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। और ग्रेट पावर ये निकल के आती है रशिया की, जो रिकॉग्नाइज करता है कि पोजीशन जो है स्पेशली चाइना की कुछ इश्यूज जो हैं, जैसे रिलेशनशिप जो है हमारी कंट्री के साथ चाइना के, ठीक है, उसमें भी जो है रशिया बात नहीं करता है, क्योंकि रशिया जो है हमारी कंट्री के साथ रशिया के काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं वो हम रशिया से खरीदते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भी रशिया के साथ मिलकर हम लोगों ने क्या किया है, डेवलप की है। स्मॉलर इकोनॉमी अगर बात करें, रशिया की ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये 10th है ऑफ चाइना, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करें कि चाइना जो है
had Bulgarian, Russia is conscious that has gas export to Germany, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है, जर्मनी को और साथ ही साथ यूरोप को, ठीक है। तो ये रेवेन्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये गैस पाइपलाइन है जिसको नॉर्थ स्ट्रीम 2 के नाम से जाना जा रहा है आज के टाइम में, ठीक है। अगर चाइना की बात करें यूक्रेन वाले इशू को लेके, तो ये यूएस मिलिट्री एनर्जी, यानी कि अगर चाइना जो है ये यूक्रेन को हड़पने की बात करता है, तो यूएस मिलिट्री एनर्जीज जो हैं, ठीक है, फ्रॉम साउथ चाइना सी वहाँ पे हमला करने की बात हो सकती है। और चाइना एंड यूरोपियन यूनियन जो है ये बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आज के टाइम में। चाइना का जो ट्रेड है रशिया के साथ, वो उसको कंपैरिजन अगर करें तो वो करना मुश्किल है, क्योंकि चाइना जो है यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता, स्पेशली ब्रेकआउट को लेके जो कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलती है नेगोशिएशन में, ठीक है। और यूक्रेन के पार्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में, स्पेशली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है चाइना का, ठीक है। तो इसको यूक्रेन वाले रीजन में भी लेके जाना जाता है, क्योंकि ये बिगेस्ट यूक्रेन जो है बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना का, ठीक है। तो इसलिए चाइना जो है ये इस मुद्दे को लेके ज़्यादा बात नहीं करता है। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें पर्टिकुलर कॉर्न को लेके, ठीक है, तो सस्टेन चाइना ड्यूरिंग इट्स ट्रेड वॉर विद द यूएसए, ओके। अगर पॉलिसी देखें इंडिया के संदर्भ में, ठीक है, कि हमारे इंडिया का क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके, इंडिया जो है ये बेस्ट ट्रेड रिलेशन है इंडिया का स्पेशली रशिया के साथ, ठीक है, क्योंकि यूएसए जो है ये सेपरेट कंट्री हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसलिए क्योंकि यूएसए जो है उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे ट्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ वो काफ़ी ज़्यादा सही आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। बोथ साइड जो है म्यूचुअल बेनिफिशियल देखने को मिलता है। रशिया चाइना की स्टेटमेंट अगर देखें तो यहाँ पे मेंशन नहीं है चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, ठीक है, स्पेशली इंडिया को लेके, ठीक है। तो रशिया भी टिप्पणी नहीं करता है इसको लेके। और रशिया का जो लिंक है रेड फिश मीडिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री जो देखने को मिलती है पैरेलल बिटवीन कश्मीर एंड पैलेस्टीन, ठीक है, इस मुद्दे के ऊपर भी नहीं बोलता है रशिया, ओके। तो मैटर जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, स्पेशली यूएसए और रशिया का जो रिलेशन है वो इतना सही नहीं है, क्योंकि कोल्ड वॉर जो है वो देखने को मिलती है दोनों के बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुद्दों को सही करने की यहाँ पे बात है, स्पेशली जो लेस कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूज रिलीफ है फॉर इंडिया के लिए। यूएसए और चाइना जो है ये आज के टाइम में ग्रेटेस्ट पावर है, ठीक है। और टाइज रशिया जो है डीप टाई करना चाहता है चाइना के साथ, ठीक है। मैटर जो है वो इन दोनों में कम देखने को मिलता है, स्पेशली हमारी कंट्री को लेके, क्योंकि रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू और चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि चाइना जो है मोर पीसफुली एंड स्टेबल रिलेशन बनाना चाहता है किसके साथ, रशिया के साथ। इंडिया जो है ऑल्सो प्रमोट किया जाता है हमारी कंट्री के द्वारा एक म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन बिटवीन रशिया चाइना और इंडिया के बिटवीन, ठीक है। अगर ब्रिक्स की बात करें, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, रीजनल जो कॉम्प्रिहेंसिव है ट्राइलेटरल फॉर्म जो है, ठीक है, स्पेशली जो ये आर आई सी यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना, ठीक है। तो ये ग्रुप है जो आगे लेके हम चल सकते हैं ताकि पीसफुल जो चीज़ें की जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है मैरीन हीट वेव्स के बारे में। आज के टाइम में ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडियन ओशियन में मैरीन जो हीट वेव्स है वो काफ़ी बढ़ रही हैं, ये स्टडी की गई है, ठीक है। तो रिसेंटली स्टडी के मुताबिक यहाँ पे मैरीन हीट वेव्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसके कारण मैरीन लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी जो रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आई, जो इम्पैक्ट देखने को मिला ग्लोबल ओशियंस के ऊपर, स्पेशली ट्रॉपिकल जो इंडियन ओशियंस हैं, ठीक है, यहाँ पे हीट वेव्स के काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस देखने को मिली। अभी रिसेंटली ही एक रिपोर्ट निकल के आई आईपीसीसी की, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 6th असेसमेंट रिपोर्ट निकल के आई इसकी। तो इसमें क्या बोला गया कि जो सी सरफेस है उसका टेम्परेचर जो है स्पेशली इंडियन ओशियन में वो इंक्रीज हुआ है, लाइकली 1 to 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। मैरीन जो हीट वेव्स है, एक्सट्रीम वेदर, यहाँ पे साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं इसके चलते, ठीक है, हुरिकेन्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इंक्रीज ओशन स्ट्रेसेस जो हैं, ठीक है, इसके कारण एसिडिफिकेशन देखने को मिलती है, ऑक्सीजनेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे कंपेयर करें प्री इंडस्ट्रियल टाइम, 50% इंक्रीज हुआ है मैरीन हीट वेव्स जो है। अगर पास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 20 to 50 मोर जो हीट वेव्स हैं वो देखने को मिलेंगे 2100 तक, ठीक है, 2100 तक, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो
स्टडी जो अभी की गई उसमें जो पाया गया कि जो वेस्ट इंडियन ओशियन रीजन है यहाँ पे एक्सपीरियंस किया गया है कि लार्जेस्ट इंक्रीज हुए हैं मेरीन हीट वेव्स, ठीक है, जो रेट रहा 1.5 इवेंट पर डिकेड, ठीक है। तो बाय द नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में भी ये इवेंट्स जो हैं वो देखने को मिले। मेरीन हीट वेव्स जो है वेस्टर्न इंडियन ओशियन में और बे ऑफ बंगाल में ये इंक्रीज हुए, जिसके कारण ड्राइंग की यानी कि सूखे की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है सेंट्रल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है स्पेशली रेनफॉल का, स्पेशली साउथ पेनिनसुलर इंडिया में हीट वेव्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ी नॉर्थ जो है बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में। 1982 से 2018 तक जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है इसमें टोटल 66 यहाँ पे इवेंट्स देखने को मिले, स्पेशली बे ऑफ बंगाल में 94, यानी कि कहीं पे साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, फ्लड्स आ रहे हैं, तो ये सारे इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिले। कुछ चेंजेस हुए, ठीक है, मॉनसून को लेके, ठीक है, जो हीट वेव्स के कारण फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो स्टडी की गई कि क्लोज लिंक देखने को मिला मैरीन हीट वेव्स का और एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन है, ठीक है। मैरीन हीट वेव्स क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैरीन हीट वेव्स क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में एक्सट्रीमली जो हाई टेम्परेचर हो जाता है स्पेशली ओशियंस में, ठीक है, तो उसको मैरीन हीट वेव्स बोलते हैं। तो उसी के कारण जो लिंक देखने को मिला कोरल, इसके कारण कोरल जो ब्लीचिंग है, ठीक है, सी ग्रास डिस्ट्रक्शन हुआ, लॉस हुआ फॉरेस्ट का, ठीक है, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा फिशरी सेक्टर के ऊपर। स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो 85% जो कॉरल्स हैं स्पेशली गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, तो गल्फ ऑफ मन्नार मैं आपको बताती हूँ। गल्फ ऑफ मन्नार जो है यहाँ पे देखने को मिलता है श्रीलंका और इंडिया जो कॉन्टिनेंट है उसके बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंटली स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की गई, जो गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है मैरीन हीट वेव्स के कारण जो है उसकी वहाँ पे कंडीशन ख़राब हो रही है, ठीक है। मई 2020 की यहाँ पे बात की जा रही है। मोस्ट कॉमन जो ड्राइवर्स हैं स्पेशली मैरीन हीट वेव्स को लेके, इसमें ओशियन और करंट्स यहाँ पे शामिल है, ठीक है, वार्म वाटर की वजह से और एयर सी जो हीट है फ्लक्स उसकी वजह से, वार्मिंग थ्रू दी ओशियन सरफेस फ्रॉम दी एटमोसफियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनहेंस हुई प्रेस हुई है वार्मिंग इन दी मैरीन हीट वेव्स क्लाइमेट मोर स्पेशली जो अल नीनो वाला जो केस रहता है, ठीक है, जिसमें लाइक्लीहुड इवेंट अकरिंग होते हैं सर्टेन रीजन में। इम्पैक्ट क्या पड़ता है मैरीन हीट वेव्स का, ठीक है, इम्पैक्ट क्या रहता है कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और साथ ही साथ हैबिटेट जो रेंजेस रहती है सर्टेन स्पीसीज़ की उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्पेशली जो पौधे रहते हैं और जो मैरीन लाइफ है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, स्पेशली फिशरीज़ और एक्वा कल्चर जो है उस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ड्रास्टिकली जो इफेक्ट पड़ता है मैरीन हीट वेव्स का। 2016 की बात करें तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे हीट वेव्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और साथ ही साथ डी ऑक्सीजनरेशन एंड एसिडिफिकेशन का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। जो मैरीन हीट वेव्स है नॉट ओनली फर्दर डैमेज हैबिटेट बट ऑल्सो इंक्रीज रिस्क ऑफ डीऑक्सीजनेटर एंड एसिडिफिकेशन, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो हमें ज़रूरत है एनहेंस करने की ओशियन ऑब्जर्वेशन एरिस और मोनीटर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या क्या कंडीशन बन रही है ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। ब्रॉड रेंज स्टेक होल्डर्स जो हैं जैसे पॉलिसी मेकर, रिसर्चर, प्राइवेट सेक्टर जो है, ठीक है, तो इसको भी साथ लेके चलने की ज़रूरत है। लोकल मैनेजमेंट एजेंसीज जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। नेशनल सब नेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं ये डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर सकती है जो मेजर्स लिए गए हैं ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें कम्युनिटीज़ एंड बिल्ड रीजनल जो ओशन रिसाइलेंस है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैरीन जो हीट वेव्स है उसके कारण जो अर्थ की कंडीशन है वो क्या बनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एमओयू के बारे में यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा टाई अप किया गया है ब्रिटिश काउंसिल के साथ स्पेशली अपने रीजन में हायर एजुकेशन को एक्सपैंड करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और ब्रिटिश काउंसिल के बिटवीन ये एमओयू साइन देखने को मिला, स्पेशली 3 ईयर्स का ये एग्रीमेंट साइन किया गया है एजुकेशन सेक्टर को लेके, ठीक है, इंग्लिश एंड आर्ट्स को लेके, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड असिस्ट किया जाएगा, हेल्प की जाएगी एक्सपैंड करने को हायर एजुकेशन ग्लोबली एंड ऑफर किया जाएगा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी स्पेशली जो यूथ है तेलंगाना का उसको, और एक्सटेंड किया गया है इसको 3 ईयर्स के लिए। ब्रिटिश काउंसिल जो है इनके द्वारा साइन किया गया एग्रीमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल जो है हैदराबाद उसके साथ मिलकर यहाँ पे चीज़ें जो है वो साइन की गई। फोकस जो रहेगा इस एरिया को लेके
स्पेशली एरोशेप, डिफेंस, लाइफ साइंस एंड फार्मा, फूड, एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी को लेके यहाँ पे फोकस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा स्पेशली जो स्किल्स रहती हैं, ठीक है, उसको लेके जो तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना की जो यंग पीपल है, ठीक है, उनको स्किल प्रोवाइड करवानी है। और ब्रिटिश काउंसिल की अगर बात करें, तेलंगाना स्टेट काउंसिल की बात करें, यहाँ पे हायर एजुकेशन जो है, ठीक है, तो ये पार्टनर रहेंगे अचीव करने के लिए स्टेट्स नॉलेज एंड एम्प्लॉयमेंट एम्बिशंस फॉर इट्स यूथ फॉर द पास्ट डिकेड। एमओयू साइन जो किया गया 2018 में, इसको एक्सटेंड किया गया है अभी, ठीक है। अगर तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद इसकी कैपिटल है। तमिल साई सुंदरंजन जो है या आज के टाइम में गवर्नर है। सीएम जो है वो है के चंद्रशेखर राव, ओके। अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे है 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, सेपरेट किया गया, ठीक है। तो पहले ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था। आज के टाइम में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की बाउंड्री जो है इसको टच करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 का डेमोक्रेसी इंडेक्स यहाँ पे निकल के आया है, जिसमें हमारी कंट्री की जो रैंक रही है 46th रही है 2021 के डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग की अगर बात करें। और ये पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। तो हाईएस्ट स्कोर जो है ये नॉर्वे का रहा, ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा जो लॉन्च किया गया। लिस्ट जो है पब्लिश की गई फरवरी 10 2022 में। स्कोर जो इंडिया का रहा 6.91 रहा और 46 यहाँ पे रैंक रही है, याद रखना है। अगर अपने पड़ोसी देशों की बात करें जैसे कि पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो है 104 रैंक रही, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस चार्ट में भी कि चाइना का जो रैंक रहा 148 है, हमारी कंट्री का 46 है, म्यांमार का 166 है, ठीक है, पाकिस्तान का 104 है, अफगानिस्तान का 167 रैंक रहा, भूटान का 81, बांग्लादेश का 75, नेपाल का 101, ठीक है। तो हमारी कंट्री की रैंक जो है वो आज जो है इस बार जो निकल के है वो स्लिप हुई है रैंक, ठीक है। श्रीलंका की 67 है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट की मैं बात करूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिसके द्वारा ये डेमोक्रेटिक इंडेक्स जो है ये अभी पब्लिश किया गया। तो ये रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है इकोनॉमिक्स ग्रुप का, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करवाता है फोरकास्ट एडवाइजरी सर्विसेज जो है, रिसर्च एंड एनालिसिस, मंथली कंट्री रिपोर्ट निकल के आती है, 5 ईयर कंट्री इकोनॉमिक फोरकास्ट किया जाता है इसके द्वारा, रिपोर्ट सर्विसेज, रिस्क सर्विस रिपोर्ट निकल के आती है, इंडस्ट्री रिपोर्ट, ठीक है। बिजनेस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, तो यानी कि इनकॉर्पोरेट किया था फॉर्मली, बिजनेस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इसको बोला जाता था। यूके बेस्ड कंपनी है ये, ठीक है, एक्वायर किया गया पेरेंट कंपनी 1986 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंड किया गया 1946 में, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, लंदन इंग्लैंड में है। यानी कि ये प्रोडक्ट्स जो है यानी कि फोरकास्ट करते हैं, इकोनॉमिक जो रिसर्च रहता है एंड एनालिसिस। पेरेंट एजेंसी की बात करें तो इकोनॉमिस्ट ग्रुप है, ठीक है। तो ये था एक मैप जो गल्फ ऑफ मन्नार का था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं, अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।